गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना सेशन है वो भी यूपी पुलिस के क्वेश्चन ही है और आज हम फिर मैथ के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर सभी स्थितियों में 3 शेषफल बचे। छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता करना है जो इनसे डिवाइड होने पर रिमाइंडर हर कंडीशन में 3 बचना चाहिए। छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है एलसीएम। क्या? एलसीएम। हमें पहले एक एलसीएम पता कर लेते हैं हम। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा वो देखो, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है, इनसे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 बचे। रिमाइंडर 3 बाद की बात है, पहले हम ये देख लेते हैं कि इनसे विभाजित क्या होगा। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से हो रहा है 1, 3, 2, 5 और 3, फिर 3 से हो रहा है 1, 1, 2, 5 और 1, 5 दूनी 10, 10 तीय 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इनका जो एलसीएम आया वो क्या आया है? 120। 120 एक ऐसी संख्या निकल के आई है जिसके अंदर इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। यदि इन संख्याओं से मैं 120 को डिवाइड करूं तो इन कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि रिमाइंडर हर हाल में कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए, और वो भी ईच कंडीशन में होना चाहिए, सबके साथ में। तो क्या करेंगे? 120 में 3 प्लस कर देंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा? 123। 123 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 बचेगा, 6 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 बचेगा, 8 से करेंगे, 10 से करेंगे, 12 से करेंगे, तो हर कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा पहले इनका एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम जो आता है वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा इनसे। आपको रिमाइंडर 3 चाहिए तो 3 प्लस कर दो, आपको कहे कि रिमाइंडर इतना चाहिए तो इतना क्या कर दो, उसके अंदर प्लस कर दो, आपका क्वेश्चन हो जाए। क्लियर है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक सेव की कीमत में 20% की, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक एप्पल है, उसकी प्राइस में 20% का डिक्रीज हो जाती है तो उस व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेव अधिक मिल जाते हैं। तो सेव का प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य क्या होगा? प्रति दर्जन को छोड़ो, पहले हम एक सेव की बात कर लेते हैं। एक सेव की कीमत में 20% की कमी, 20% की कमी की वजह से मैं 54 रुपए में 10 सेव ज्यादा लेता हूं। समझ में आई बात? पहले मान लो मैं जो भी सेव ला रहा था, अब मैं 10% सेव ज्यादा लाने लग गया। क्यों? क्योंकि सेव की कीमत क्या हो गई? 20% कम हो गई। यानी ये जो 10 सेव आपको मिल रहे हैं, ये किस वजह से मिल रहे हैं? ये 10 सेव हमें इस 20% की वजह से मिल रहे हैं। 54 रुपए में 10 सेव ज्यादा ला रहे हो पहले के मुकाबले। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि सेव की प्राइस 20% कम हो गई। तो हम 54 का 20% निकालेंगे। क्या करेंगे? 54 का 20% निकालेंगे। 54 का 20% जो भी आएगा, 54 का 20% जो भी आएगा वो कितने सेवों की कीमत होगी? वो 10 सेवों की कीमत होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, 20% की कमी की वजह से ही आपको 54 रुपए में 10 सेव ज्यादा मिल रहे हैं। 10 सेव ज्यादा मिल रहे हैं किस वजह से? 20% की कमी की वजह से। तो 54 का 20% जो भी आएगा उसको मैं ये कह सकता हूँ कि 10 सेवों की कीमत होगी। कितने सेवों की कीमत होगी? 10 सेवों की कीमत होगी। तो इसके अंदर मैं 10 का भाग दे दूंगा तो बताओ एक सेव की कीमत आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो यहाँ से सोल्व कर दो, 20 से 0 से 0 काट दो। ठीक है, 54 दूनी 108, 108 बटे क्या कर दो? 100। 108 बटे 100 का मतलब 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा क्या? 10.8 रुपए। 10 सॉरी 1.08। क्या? 1.08, 1.08 आएगा, 1.08। ये कितने सेवों की कीमत आई है? एक सेव की। ये एक सेव की घटी हुई कीमत आई है। क्या? ये घटी हुई कीमत आई एक सेव की। कितने सेव की पूछी उसने? 1 दर्जन। 1 दर्जन का क्या मतलब होता है? 12। इसको 12 से गुणा कर देते हैं। 12 अंठी 96 और 12 एकम
12, तो 12.96 क्या आ जाएगा इसका आंसर क्लियर। एक दर्जन का पूछा है, हम तो पहले एक सेव का निकाल लेते हैं। एक सेव की घटी हुई कीमत क्या आई 1.08, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। उसने एक दर्जन की पूछी है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो तो 12.96 एक दर्जन की घटी हुई कीमत आ जाएगी। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन। तो दिमाग में ये सोचना है कि ये 10 सेव किस वजह से मिल रहे हैं, ये 20% कमी की वजह से मिल रहे हैं। तो 54 का 20% जो भी आएगा वो 10 सेव की कीमत होगी, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो एक सेव की आ जाएगी। उसने एक दर्जन की बात करी, 12 से गुणा कर दो, आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, परसेंटेज का क्वेश्चन है कि बेहतर वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या, बेहतर वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, सेलिंग प्राइस। तो 72 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है किसके, 60 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। क्या ऐसा ही कुछ कह रहा है कि बेहतर वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यहां से हमें ये पता है कि 2a इक्वस टू 3b, 2a इक्वस टू 3b, यहाँ से a की वैल्यू 3 होती है और b की वैल्यू कितनी होती है 2। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 60 और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 72। यानी क्रय मूल्य 60 है और सेलिंग प्राइस कितनी है 72 है, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा कितने रुपए का 12 का। परसेंटेज निकालना है 12 इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 60 है। 12 एकम 12, 12 पंजो 60, 5 के पाड़े से काट देंगे कितना 20% का प्रॉफिट होगा। तो ऐसी वस्तुओं में पहले हम क्रय मूल्य डिसाइड करेंगे कितना है, और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सीपी मान लेते हैं 72 को, एसपी मान लेते हैं 60 को, लॉस हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा है कि क्रय मूल्य 72 है। 72 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है किसके 60 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे। इसका कंसेप्ट ये होता है कि क्रय मूल्य सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो 60:72 होगा। ठीक है, तो 60 आपकी कॉस्ट प्राइस, 72 आपकी सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट हो गया 12 का। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। चाहे कॉस्ट आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो चाहे परसेंटेज लॉस निकालना हो, ऑलवेज हमेशा इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 60 है। वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि केलों को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है तो उनका लाभ परसेंट, यहाँ लिखो कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, 50 रुपए में 60 की दर से केले खरीद रहा है, वो कैसे खरीद रहा है 50 रुपए में कितने केले खरीद रहा है 60 केले खरीद रहा है, और वो बेच कैसे रहा है 60 रुपए में 50 केले। समझ में आई, वो बहुत सारे केले खरीदा, मान लो उसने 60 केले खरीदे 50 रुपए में और बेचे 50 केले कितने रुपए में 60 के हिसाब से वो बेच रहा है, इस हिसाब से बेच रहा है। तो पहले मैं एक केले का पता कर लेता हूं कि एक केला मेरे कितने रुपए का पड़ा। समझ में, एक केले की कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर लेते हैं। तो एक केले की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या आएगी 50/60, कितनी आएगी 50/60, और एक केले की जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी 60/50। देखो ऊपर आता है, ऊपर प्राइस आती है और नीचे क्या आती है क्वांटिटी, क्या आती है क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो एक केले का कॉस्ट प्राइस 50/60, एक केले का सेलिंग प्राइस 60/50। आप जीरो से जीरो क्या कर सकते हैं काट सकते हैं यहाँ पे, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 55 25 और 6 6 36। ठीक है, 55 25 हो गया और 6 6 36। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 25 आ गई और सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ गई 36। तो आपको प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का 11 रुपए का। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 करेंगे और डिवाइड बाई 25, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे। 25 चौक 100, 11 चौक 44%, तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 44% का प्रॉफिट हुआ। पहले हम एक केले का कॉस्ट प्राइस पता कर लो, एक केले का सेलिंग प्राइस पता कर लो। ये कट रहा था जीरो से जीरो, मैंने काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 55 25 और 6 6 36। तो कॉस्ट प्राइस निकल के आया 25, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा 36, तो प्रॉफिट हो गया कितने का 11 का।
परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, अभी तो जस्ट पहले किया है, और नीचे हमेशा सीपी आता है, सीपी की वैल्यू 25 है। सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 44। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित कार्य को एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है, कुशल मतलब एफिशिएंट है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए है ना, वो अकेला उस कार्य को 120 दिन में करता है, क्लियर है यहाँ से, और बी ए से 60% अधिक कुशल है। देखो दो आदमी है ए और बी, इनकी कार्य क्षमता का आपको अनुपात दे रखा है। कार्य क्षमता का मतलब होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी समझते हैं? एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एक दिन। एफिशिएंसी को मैं एक तरह से बोलूं तो स्पीड बोल सकता हूँ कि कोई आदमी कितना एफिशिएंट है, ठीक है। तो बी ए से 60% अधिक एफिशिएंट है, बी है ना वो ए से 60% ज्यादा है, तो ए को मैं मान लेता हूँ कि 100 है, तो बताओ बी कितना है? 160 है, क्लियर है? ऐसा उसने कहा कि बी ए से 60% मोर एफिशिएंट है, अधिक कार्य कुशल है। बी ए से अधिक कार्य कुशल है, इसका मतलब बी ज्यादा काम करता है ए की तुलना में। तो जो आदमी ज्यादा तेज गति से काम करता है उसको समय भी क्या लगता है, फिर कम लगता है। कार्य क्षमता और समय, एफिशिएंसी और टाइम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होती है काम करने की, उसको टाइम क्या लगता है? कम लगता है, और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। तो बी की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब बी को काम करने में दिन क्या लगेंगे? कम लगेंगे। ए को 120 लग रहे हैं, तो बी को तो 120 से तो क्या लगेंगे? कम ही लगेंगे। इतना समझ में आ गया? तो ये जो अनुपात उसने दे रखा है, 0 से 0 काट दिया, 5:8, ये जो अनुपात आया, ये किसका अनुपात आया है? कार्य क्षमता का अनुपात है। किसका अनुपात है? कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी का अनुपात है ए और बी के बीच में। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में क्या काम। मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ए एक दिन में 5 काम करता है, और तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। जहां ए 5 काम करता है तो बी उतने ही टाइम के अंदर कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। और ए को पूरा काम करने में कितने दिन लगते हैं? 120। तो क्या हम यहाँ से टोटल वर्क पता नहीं कर सकते क्या? टोटल वर्क क्या होगा? एक दिन के अंदर 5 काम करता है और टोटल वो 120 दिन ले रहा है, बताओ ये टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से। और अब मैं पूछ रहा हूं कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है? वो 8 काम करता है। तो टोटल काम तो बी के लिए भी उतना ही है जितना ए के लिए है। तो हमने टोटल वर्क पता कर लिया यहाँ से, और टोटल वर्क पता होने के बाद में बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी एक दिन में कितना करता है? 8। 8 से इसको डिवाइड कर दो, तो बी कितना टाइम लेगा वो आ जाएगा। काटो इसको, 8 एकम 15, 8 120, 15 5 75 दिन। कितने दिन? 75 दिन लगेंगे। तो बी को अकेले को कितने दिन लगेंगे? 75 दिन लगेंगे। जबकि ए उससे कितने दिन में कर रहा था? 120 दिनों में ही पूरा कर रहा था, क्योंकि बी की एफिशिएंसी ज्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति है वो 600 किलोमीटर की दूरी एक ट्रक द्वारा 80 की स्पीड से जाता है, और 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 की स्पीड से जाता है, और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। तो बताओ पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होती है? देखो औसत चाल क्या होती है? एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां से डिस्टेंस तो मेरे को पता है 600 है, वो ट्रक द्वारा जाता है, 800 हवाई जहाज के द्वारा जाता है, और 100 मोटरसाइकिल के द्वारा जाता है। टाइम नहीं है, टाइम कैसे पता करें? तो देखो टाइम कैसे पता करेंगे। ट्रक से वो 600 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से जा रहा है? ट्रक से वो 600 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से जा रहा है? 800 की स्पीड से जा रहा है। तो इसको सोल्व कर दो, टाइम आ जाएगा। अरे टाइम बराबर क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम ये पता कर लेते हैं कि ट्रक है ना 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेगा। तो 600 किलोमीटर की दूरी वो 80 की स्पीड से जा रहा है, तो 0 से 0 काट दूंगा, 4 के पाड़े से काट दूंगा, 4 दूनी 8 और 15 चौक 60,
15/2, 15/2 का क्या मतलब होता है 7.5 घंटे। ट्रक ने टोटल कितना टाइम लिया, 7.5 घंटे लिया। ऐसे ही फिर हम हवाई जहाज का निकाल देंगे। हवाई जहाज, एरोप्लेन, एरोप्लेन कितना टाइम लेगा वो देखो। एरोप्लेन टोटल कितनी दूर जा रहा है, 800 किलोमीटर जा रहा है, और वो कितने किस चाल से जा रहा है, 400 की स्पीड से। बताओ उससे कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। एरोप्लेन द्वारा लिया गया समय 2 घंटे है। ऐसे ही मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला कितना टाइम लेगा, वो कितनी किलोमीटर जा रहा है, 100 किलोमीटर जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है, 50 की स्पीड से। बताओ उससे कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। मैंने एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस तो क्वेश्चन में गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, तो आप ट्रक के द्वारा लिया गया टाइम निकाल लो, हवाई जहाज के द्वारा टाइम निकालो, उस बाइक के द्वारा टाइम निकाल लो। तो टोटल टाइम हमें पता चल गया 7.5 घंटे तो ये हैं, 2 घंटे ये हैं और 2 घंटे ये, 2 और 2 4 और 7.5 11.5। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी देखो, 600, 800, 1400, 1400 और 100, 1500 किलोमीटर। टोटल 1500 किलोमीटर की दूरी हो गई। और टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 2 और 2 4, 11.5 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 11.5। इसको सोल्व करना, ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो पॉइंट हटाओगे तो क्या चला जाएगा, एक जीरो चला जाएगा। काट दो इसको 5 के पाड़े से, 23 पंजे 115 और 5 3 15, 3000/23, 3000/23 किलोमीटर पर आवर। आगे डिपेंड करेगा ऑप्शन पॉइंट में है या आपके फ्रैक्शन में है। सोल्व कर दो इसको आगे, 3000 को 23 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी दे रखी है 800, 600 और 1500 होगी टोटल। टोटल टाइम आपने निकाल लिया, काटेंगे तो 3000/23 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है। तो बताओ 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 6000 हो जाती है। 2 वर्ष में 6000। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि चक्रवृद्धि ब्याज में यदि कोई राशि डबल हो गई, किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई राशि डबल हो गई, तो वो डबल ही होगी आखिर। जैसे मान लो सपोज कि मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए, कितने रुपए, 100 रुपए उधार दिए। 2 साल बाद वो 200 रुपए हो जाते हैं। 2 साल बाद कितने रुपए हो जाते हैं, 200। आपको पता है आगे क्या होगा, आगे वो रुपए कितने बढ़ेंगे, 400। आगे पता है कितने रुपए बनेगा वो, 800। अगले 2 साल में ये 400 रुपए, अगले 2 साल में फिर कितने रुपए, 800। तो 6 साल के अंदर कितने रुपए बन गए, 800। यानी कोई राशि दुगुनी हो गई तो वो दुगुनी होती है लास्ट तक। यदि वो कोई राशि 3 गुना हो गई तो वो 3 गुना होती होती जाएगी। तो उसने क्या कहा है कि 3000 रुपए मैंने किसी को उधार दिए, कितने रुपए उधार दिए, 3000, और वो कितने रुपए बन गए, 6000। कितने रुपए बन गए, 6000। 3000 से 6000 रुपए बन गए कितनी साल में, 2 साल में। कितनी साल में, 2 साल में। तो दुगुने हो गए। आगे फिर दुगुना होगा तो वो कितने रुपए बन जाएंगे, 12000 रुपए, अगले फिर 2 साल में। तो देखो 4 साल के अंदर वो राशि कितनी हो गई, 3000 रुपए की वो राशि कितनी हो गई, 12000। तो 3000 आपका क्या है, मूलधन है, और 12000 आपका क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है। तो 3000 से वो राशि 12000 रुपए बन गई कितनी साल में, 4 साल में। उसने हमसे यही पूछा है कि 4 साल में ब्याज कितना होगा। तो 3000 रुपए के 12000 रुपए हो गए, तो ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मिश्रधन में से मूलधन, तो 12000 में से 3000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9000 रुपए। तो वो जो मूलधन है, वो जो ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना आएगा, 9000 रुपए। तो 4 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, 4 साल में 9000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो क्या ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में यदि कोई राशि डबल हो रही है तो वो डबल ही होगी, 3 टाइम्स हो रही है तो वो 3 टाइम्स ही होगी। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। देखो मिल्क और वाटर का क्या रेशो है, वो है 12:13। क्या 12:13। तो ये और टोटल जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है, 2025 लीटर का मिश्रण है। और ये मिश्रण किस चीज का है, दूध और पानी का। तो ये 13 और 12 कितना, 25। तो 25 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2025 के बराबर। यहां से इसको काटेंगे तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 81 के बराबर। किसके बराबर, 81 के बराबर। तो यहां से 81 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और इसको 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 अंठी 96 972 लीटर। 972 लीटर तो दूध है। और पानी की बात करेंगे तो कितना आएगा, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 13 अंठे 104 और 105, 1053 लीटर। इस दूध और पानी का 2025 लीटर का मिश्रण था जो 12:13 में था। तो यहां से पानी, दूध की मात्रा तो 972 लीटर हो जाएगी और पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, 1053 लीटर। अब वो कह रहा है कि मैं इसके अंदर कितना पानी और मिलाऊं, कितना पानी और मिलाऊं कि वो जो अनुपात है वो क्या बन जाए, 12:15 बन जाए। मिला कौन क्या रहे हैं, पानी मिला रहे। क्या मिला रहे, पानी मिला रहे। तो दूध तो नहीं मिला रहे, दूध की मात्रा तो जितनी है उतनी रहनी है। दूध की मात्रा तो 972 लीटर ही रहनी है, दूध नहीं मिला रहे। क्या मिला रहे, पानी मिला रहे। तो दूध यहाँ पर कितना है, 12। इसका मतलब 12 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 972। देखो बात को समझो, इस बात को कि दूध और पानी का अनुपात ये है। यहां से मैंने अलग अलग पता कर दिया कि इस मिश्रण में इतना दूध है और इतना पानी है। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी ऐड किया जाए कि रेशियो ये बन जाए। तो पानी ऐड कर रहे हैं तो दूध की क्वांटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूध तो 972 ही रहना है। जबकि यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है वो 12:15 बन रहा है। इसका मतलब 12 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 972 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 12 अंटी 96 और 12 एकम 12। एक की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 81 के बराबर आएगी। एक की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 81 के बराबर आएगी। अब वो आपसे क्या कह रहा है, तो एक की वैल्यू 81 है तो 1015 के बराबर क्या होगा भाई, 12:15 करना है ना आपको। तो 15 को 81 से मल्टीप्लाई करो, 15 एकम 15 और 15 अंठे 120 एक 121, 1215। यानी आपका जो पानी है वो 1215 लीटर बन गया। कितना लीटर बन गया, 1215 लीटर बन गया। जबकि पहले पानी कितना था, 1053 लीटर ही था। तो 1053 और 1215 के बीच में कितना गैप है वो हमारा मिला देंगे इसके अंदर। तो 1215 के अंदर 1053 से माइनस कर दो, कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2 है और 162 लीटर। तो 162 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा शानदार क्वेश्चन है कि टोटल मिश्रण 2025 का था, वो रेशियो 12:13 था। तो 13 और 12 25 की वैल्यू 2025 है, तो एक की वैल्यू 81 आएगी। यहाँ से अलग अलग पता चल गया, इतना दूध और इतना पानी है। अब कह रहा है कि रेशियो ये बनना चाहिए कब, जब आप मिश्रण में कितना पानी और मिलाओगे। तो मुझे पानी मिलाना है, दूध नहीं मिलाना है। तो दूध की क्वांटिटी तो वही रहेगी, क्वांटिटी दूध की 972 ही रहनी है। तो यहाँ 12 की वैल्यू 972 है तो एक की वैल्यू 81। 81 को 15 से गुणा करूंगा तो यानी पानी कितना बन गया, 1215 लीटर। जबकि पहले पानी कितना था, 1053 लीटर ही था। तो पानी बढ़ा किस वजह से, आपने पानी को क्या किया है, उसमें मिश्रण में ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 162 लीटर आपने क्या किया है, ऐड किया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुस्तक के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी। एमआरपी मतलब जो वस्तु के ऊपर लिखी हुई होती है। 12% की छूट, छूट मतलब डिस्काउंट। शॉपकीपर हमें क्या देता है, डिस्काउंट देता है। देने के बाद दुकानदार को 21% का लाभ होता है। यदि वह छूट नहीं दे, छूट नहीं दे तो क्या होगा, अरे किसी वस्तु पे कोई दुकानदार छूट नहीं देता है, इसका मतलब ये होता है कि जो उसकी एमआरपी उसी के अंदर सेल कर देगा। यदि इस पेन की एमआरपी 100 है तो वो 100 में सेल करेगा, छूट नहीं देगा तो जो एमआरपी उसी के ऊपर सेल करेगा। तो बताओ उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो देखो मैं उस पुस्तक के अंकित मूल्य पर, मैं पुस्तक का क्रय मूल्य मान लेता हूँ कितना, 100 रुपए। कितना, 100 रुपए। उस पुस्तक के क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वो हम 100 रुपए मान लेते हैं। और उसके ऊपर उसको क्या होता है, 21% का लाभ चाहता है वो। उस पुस्तक के ऊपर उसे 21% का लाभ होता है। 100 रुपए यदि उसकी कॉस्ट प्राइस है
और 21% कह दी वो लाभ चाहता है, तो बताओ उसकी जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी? 121 रुपए। कितनी आएगी? 121 रुपए। 100 रुपए में वो दुकानदार उस पुस्तक को लाया था, 21% का लाभ चाहता है बेचने पे, तो 121 रुपए में सेल करेगा, इतना तो कंफर्म है। अब कह रहा है कि 12% की छूट दे रहा हो। कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 12% की छूट दे रहा है। तो 12% की छूट का मतलब है कि जैसे मान लो कि मैं एमआरपी मानू एक्स का 12%, यानी इसकी छूट 12% यानी 88%। इसका जो 88% होगा वो मेरे किसके बराबर होगा? 121 के बराबर होगा। देखो एमआरपी है एक्स, मैंने मान ली एक बार के लिए, तो छूट यदि वो 12% की दे रहा है तो 88% में बेचेगा नहीं बेचेगा? तो x का 88% जो भी आएगा वो किसके बराबर आएगा? 121 के। यहाँ से 121 इंटू 100 अपॉन 88 काट दो, 11 के पहाड़े से 11 8 88 और 11 11 और यहाँ से 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 25 इंटू 11 करेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 कितना? 27, 25 से कम 25 और कितनी? 2, 25 से कम 25 से 2 27, 275। 275 में किसका भाग दे देंगे? 2 का। तो 275 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 संते 14, 137.5। ये 137.5 क्या आया है? एमआरपी आई है। क्या ये? एमआरपी। यानी 100 रुपए में वो लाया था, उसके ऊपर एमआरपी कितनी लिख दी उसने? 137.5, और उसके ऊपर ग्राहक को उसने 12% का डिस्काउंट भी दे दिया और 121 में उसको बेच दिया, तो प्रॉफिट भी हो गया। अब क्या कह रहा है? यदि छूट नहीं देता तो कितना प्रॉफिट होता? छूट दे रहा है तब तो 21% का प्रॉफिट है। यदि छूट नहीं देता तो, छूट नहीं देता तो वो इतने में ही बेचता, उसको जो एमआरपी है उसी के ऊपर सेल करता है। यदि छूट नहीं देता तो, छूट नहीं देता तो 137.5 में बेचता, जबकि लाया कितने में था? 100 रुपए में। तो बताओ जब वो लाया 100 रुपए में था, छूट नहीं देगा तो एमआरपी के ऊपर ही सेल करेगा, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 137.5 में से 100 माइनस कर देंगे तो 37.5% का क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। छूट नहीं देगा तो जो एमआरपी है उसी एमआरपी पे सेल करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, 12 18 20 25 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम देखो कैसे ज्ञात करते हैं, 12 18 20 और 25 कितना? 6 9 10 और 25। फिर 2 की टेबल से काट देते हैं, कितना? 3 9 5 और 25। फिर 3 की टेबल से काट देते हैं, 1 3 5 और 25। फिर 5 की टेबल से कर देते हैं, 1 3 1 और 5। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 3 से करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 3 15 और 15 5 75, 75 इंटू 2 150, 150 इंटू 2 300 और 300 इंटू 3 900। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 900। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। 12 18 20 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो आइए, आज की अपनी क्लास थी, इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन करें। 10 के 10 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर है? तो लेवल देख लेना कैसा लेवल है, कोई ज्यादा टफ लेवल नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। बाकी की क्लास कल करेंगे हम। जय हिंद।